हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी का 6th क्लास का, ठीक है, जो है सौरमंडल में पृथ्वी। पूरा हिंदी में हम समझाएंगे, इसको पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। जैसे कि आप देखते हो ना कि आकाश में बहुत चीज़ होता है, जैसे तारा हो गया, स्टार जिसे बोलते हैं, फिर से सूरज हो गया, फिर चंद्रमा हो गया, धूमकेतु, और बहुत चीज़ है जिसे हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। और उनका अपना लाइट होता है कि नहीं होता है, वो जो कितना गर्म होते हैं, ठीक है, ये सब भी उसके बारे में हम जानेंगे। आपको भी कभी कभी लगता होगा कि आसमान में आखिर क्या क्या चीज़ होता है। सुबह में वो पूरा उजाला दिखता है, सुबह में कुछ हम लोग को दिखता नहीं स्टार, रात में दिखने लग जाता है, ठीक है। आखिर ये कैसे होता है, तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो ख़त्म होगा तो अगर आपको समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल से समझ में आ जाएगा, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि सौरमंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि सौरमंडल क्या होता है। आप आकाश में देखते हो ना कि रात में क्या हो जाता है, पूरा काला हो जाता है, दिन में पूरा वाइट रहता है ना। तो सौरमंडल होता है जिसमें सूरज होता है, सारा जो पृथ्वी जैसा हो गया, प्लेनेट इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रह हिंदी में बोलते हैं, सूरज हो गया, फिर ग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, तारा हो गया, और भी बहुत कुछ है जो आसमान में होते हैं, जो चमकते हैं, ठीक है। वो सब सौरमंडल में ही आते हैं ना। तो सौरमंडल का अगर परिभाषा कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? सूर्य जो बीच में यहाँ पर है, और सूर्य का परिवार को हम क्या बोलते हैं? सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप देखते हो ना, आकाश में कभी कभी एक दो चीज़ हमको दिखता है, जैसे तारा ही हो गया, फिर धीरे धीरे इतना उसका संख्या बढ़ जाता है कि हम उसे गिन नहीं पाते हैं ना। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। जैसे कि आकाश होता है, उसमें कुछ चमकीला भी चीज़ होता है, कुछ कुछ क्या होता है, धुंधला भी होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरा जड़े हो, ठीक है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। लेकिन आप देखोगे ध्यान से, अन्य से अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप देखोगे कि 5 स्टार हैं, एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं ना, उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं, इनमें से 3 चमक रहा है लेकिन 2 नहीं चमक रहा है ना, उनका टिमटिमाहट अलग है, ठीक है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, और ये कोई टिमटिमाहट नहीं होता है, इनमें कोई लाइट नहीं होता है, फिर भी चंद्रमा के जैसा चमकते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आया? इससे क्या पता चला कि चंद्रमा का भी अपना लाइट नहीं होता है ना। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, है ना। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। आप चंद्रमा को देखते हो ना, कभी पूरा गोल दिखता है, कभी हाफ दिखता है, कभी ऐसा दिखता है ना। तो ये भी हम जानेंगे कि ये क्यों होता है, और ये किस दिन होता है। ये पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन कैसा दिखता है? हाफ ऐसा दिखता है, मतलब पूरा गोल दिखता है ना। 1 महीना में केवल एक ही बार हम पूरा गोल चंद्रमा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, और जब अमावस्या होता है तो उस दिन हम चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं ना, पूरा काला रात होता है ना उस दिन, ठीक है।
ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर उस दिन जो रात होता है उस दिन अगर दिन साफ हो, ठीक है, मतलब रात्रि साफ हो, आसमान साफ हो, तो उस दिन का जो आसमान होता है उसे आप बहुत अच्छा से देख सकोगे, है ना। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तुम कभी सोचते होगे कि सुबह में आखिर हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं ना, मतलब जो तारा हो गया, चंद्रमा हो गया, रात ही में हम क्यों देख पाते, सुबह में क्यों नहीं देख पाते? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं ना। सूर्य का लाइट जो है इतना ज़्यादा ही है ना कि हमको देखने के लिए अलाउ नहीं करता है, ठीक है, और हम लोग देख नहीं पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है, ठीक है। खगोलीय पिंड का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड, जो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और सारा वस्तु जो रात को आसमान में चमकता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं ना। और खगोलीय पिंड कुछ कुछ ऐसा होता है जो बहुत बड़ा होता है और वो बहुत गर्म भी होता है और गैस से बना होता है, ठीक है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उसके पास अपना ऊष्मा भी होता है मतलब गर्मी, और प्रकाश भी, अपना लाइट भी होता है ना, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते निकालते हैं, ठीक है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है और जो बहुत बड़ा खगोलीय पिंड होता है जिसका अपना हीट होता है, अपना ऊष्मा होता है और अपना लाइट होता है, अपना प्रकाश होता है, और वो उसे उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। यहाँ तक समझ में आ गया ना पूरा डिटेल्स में? और ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ आपको क्वेश्चन आता होगा कि जब सूर्य जो है वो भी तारा है तो सूर्य का गर्मी हमको महसूस होता है, लेकिन और सब तारा को हम गर्मी महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत अधिक दूर पर है, ठीक है, बहुत अधिक दूर पर है, इसलिए उसका ऊष्मा और प्रकाश को हम महसूस नहीं कर सकते, ठीक है, और इसलिए वो बहुत छोटा भी हमें दिखाई देता है। यहाँ तक समझ में आया ना? आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। उसी तरह जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण के तौर पर हम बता दे रहे हैं कि जैसे कि आप देखते होंगे कि जब जहाज नीचे रहता है तो बहुत बड़ा दिखता है ना, और जब एकदम ऊपर चल जाता है तो कितना छोटा दिखता है। तो उसी तरह एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ से आप देखोगे ये बड़ा दिखेगा और ये बहुत छोटा दिखेगा। तो उसी तरह वो तारा लोग जो है वो बहुत दूर होता है, इसलिए हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। यहाँ तक समझ में आया ना? आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। रात्रि में असमान आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्रमंडल कहलाते हैं, ठीक है। नक्षत्रमंडल अब हम किसे कहते हैं? जो विभिन्न प्रकार का आकृति बनाता है उसे हम नक्षत्रमंडल कहते हैं ना, आसमान में। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या क्या है यहाँ पर देखो, विभिन्न प्रकार का आकृति बना रहा है ना तारा लोग, ठीक है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपको कि अर्सा मंडल क्या है, अर्सा मेजर क्या है, बिग बियर क्या है, तो आप बोलोगे कि नक्षत्र मंडल है। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ठीक है, अर्सा मेजर और बिग बियर। सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सप्तऋषि जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे 7 तारों का एक समूह है। यहाँ पर गिनो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। और सप्तऋषि किसका भाग है, नक्षत्र मंडल किसका भाग है, सप्तऋषि अर्सा मेजर का, है ना। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। अब यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ग्रह किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं और नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं। तारा उसे कहते हैं जो कि आसमान में जो भी चमकीला चीज़ होता है, जिसका अपना लाइट होता है, प्रकाश होता है, अपना उष्मा होता है, उसे हम तारा कहते हैं। ठीक है, ग्रह किसे कहते हैं, आसमान में जो चमकीला चीज़ होता है, जिसका अपना उष्मा नहीं होता है और अपना प्रकाश नहीं होता, उसे हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, और नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, अभी हम यहाँ पर पढ़े हैं, नक्षत्र मंडल जो अलग अलग आकृति बनाता है ना, उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, जो आसमान में अलग अलग आकृति बनाता है। आगे अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्राचीन समय। प्राचीन का मतलब होता है बहुत पहले, है ना। समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो। ठीक है, आगे और थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे हम, है ना। सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारा की ओर इंगित करेगा। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर देखो आप कि जैसे पहले के लोग जो होते थे उनके पास तो टाइम होता नहीं था, उनके पास डायरेक्शन भी नहीं होता था। ठीक है, अब तो गूगल मैप से भी हम लोग देखकर कहीं से कहीं पर चले जाते हैं। पहले वो लोग क्या करते थे, ध्रुव तारा को चुनते थे। ठीक है, और ध्रुव तारा हमेशा कहाँ होता है, नॉर्थ में होता है। नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर की दिशा में हमेशा होता है ना। तो यहाँ सप्तऋषि आप लोग देख रहे हो ना, तो सप्तऋषि से 2 ठो कोई भी सटा हुआ जब तारा रहता है ना, वहाँ से एक हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं, तो जो तारा हमको मिलता है उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। और उसी के हिसाब से वो लोग समझते थे कि हाँ इधर साइड उत्तर की दिशा है, उसके हिसाब से वो लोग आगे बढ़ते थे। यहाँ तक समझ में आ गया ना। आगे अब हम बढ़ते हैं। सप्तऋषि मंडल संकेतिक तारों को आपस में, यहाँ तक तो समझ लिए हम, इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह किसे कहते हैं, अभी हम बताएं ना, जो आसमान में चमकता है, जिसके पास अपना लाइट नहीं होता, अपना प्रकाश नहीं होता, अपना ऊष्मा नहीं होता है। जो तारा होता है ना, उसका वो लोग लाइट लेता है, उसका वो लोग उष्मा लेता है और चमकता है। ठीक है, उसे हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। परिभ्रमक किसे कहते हैं, जो चारों ओर घूमता है ना। जो ये होता है प्लेनेट होता है, प्लेनेट इंग्लिश में बोलते हैं। ग्रह होता है जो सूर्य है, उसका चारों ओर चक्कर लगाता है ना, तो उसी को हम परिभ्रमक कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, जो पृथ्वी है वो सूरज से अपना क्या लाइट प्राप्त करता है, मतलब
प्रकाश प्राप्त करता है, ऊष्मा प्राप्त करता है, जो कि सबसे नज़दीक का तारा है। और हम बताए हैं कि जो सन होता है, सूरज होता है, वो भी एक तारा है। पृथ्वी का बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अच्छा, आप सोचते हो ना कि चंद्रमा इतना लाइट, कितना मतलब आग जैसा दिखता है, पूरा पीला पीला ऐसा करके दिखता रहता है, चमकता जैसा। हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे ना, यहाँ से फिर इसको देखोगे तो वो भी चंद्रमा के जैसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। अब ये वाला जो फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर ये वाला, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर दिखाते हैं ना। पहले यहाँ पर जो है सूर्य है। ठीक है, सूर्य के बाद यहाँ पर क्या है, बुध है। ठीक है, बुध के बाद यहाँ पर क्या है, वेनस, जिसको शुक्र कहते हैं। फिर अर्थ है, फिर क्या है, मंगल है। ठीक है, उसके बाद फिर जुपिटर, जिसको बृहस्पति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, शनि है ना। उसके बाद क्या है, यूरेनस है। यूरेनस को हम क्या बोलते हैं, यूरेनस ही नाम है इसका। और नेपच्यून है। यहाँ तक ठीक है। इसको हम सीक्वेंस वाइज में हम जल्दी से लिख लेते हैं ना। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सन है। ठीक है, सूरज। उसके बाद फिर क्या है, वेनस है। वेनस को हम क्या बोलते हैं, शनि बोलते हैं। उसके बाद क्या है, अर्थ है। अर्थ के बाद क्या है, मार्स है। मार्स को मंगल बोलते हैं। फिर क्या है, जुपिटर है। फिर क्या है, सैटर्न है। फिर यूरेनस है। फिर नेपच्यून है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये है सूरज, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है अर्थ मतलब पृथ्वी, फिर है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि। ठीक है, उसके बाद है यूरेनस, उसके बाद है नेपच्यून। यहाँ पर एक और था, प्लूटो था, जिसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसको हटा दिया गया, एस्ट्रॉयड नाम दे दिया गया है ना। उसको हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि सैटर्न जो है, शनि है ना, शनि यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको। शनि में गोल चक्कर ऐसे लगा हुआ है ना, जैसे ऐसे ग्रह है। ठीक है, ऐसे ग्रह है, इसका चारों ओर ऐसे घूम रहा है ना। तो यहाँ पर फैक्ट वाला बात क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एक रोचक तथ्य है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टी है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है ना। एक दूरबीन होता है ना ऐसे, जिसको आप दूर के वस्तु को देखते हो, यहाँ पर घुमाने वाला होता है, घुमाकर उसको सामने से मतलब दूर से देख लेते हो सामने करके। तो उसी तरह आप यहाँ पर है, बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, वो ऐसे उसमें भी गोल गोल घुमा हुआ है। शनि को तो आप अभी हम आपको दिखाएं ऐसे घुमा ही हुआ है। यूरेनस में भी ऐसे घुमाया हुआ है ना। अपने फ्रेंड से आप पूछोगे कि किसका गोल ऐसे घुमाया है, सारे फ्रेंड को पता होगा कि गोल केवल शनि में घुमा है, लेकिन फिर आप बता दोगे कि जुपिटर, जिसको हम बोलते बृहस्पति, और यूरेनस में भी ऐसे घुमा हुआ है। क्या चीज़ से घुमा हुआ है, छोटा छोटा कंकड़ वगैरह से ऐसे करके घुमा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर को समझ लेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक अगर समझ में आया होगा ये वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे सेकंड पार्ट आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।